जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। आज इस कड़ी में हमारे बीच हैं डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। साथियों, डॉक्टर साहब का थोड़ा सा हम परिचय प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम मूलतः बातचीत पर चलेंगे। जैसा कि मैंने बातचीत में बताया कि आपका नाम डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा है और आप एमबीबीएस और एमडी हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में। साथ ही डॉक्टर साहब एक बहुत ही शानदार ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम जो सामाजिक कार्य हैं वो होते हैं, उसके फाउंडर हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी विशेष बात है, ये बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 32वें बार ब्लड डोनेट किया है और ये ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाते रहते हैं। साथियों, डॉक्टर साहब से हम आज यूपीएससी के साथ साथ इनके मेडिकल पेशे को भी केंद्र में रखकर सवाल पूछेंगे, जो कि डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी की हुई है। डॉक्टर साहब, जब आप एमबीबीएस थे उसके बाद आप यूपीएससी की भी कुछ समय तक आपने तैयारी की और अब आप एक सफल एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर हैं। तो आप बताएं कि सिविल सेवा का जो जज्बा है वो आपके आज का जो मेडिकल पेशा है उसकी कार्यशैली को कितना प्रभावित करता है? जी संदीप जी, मैंने एमबीबीएस के साथ में यूपीएससी की तैयारी की थी, क्योंकि हम लोग गांव के निवासी हैं। तो गांव में कभी भी कोई अधिकारी आता है या कोई बड़े रैंक का आदमी आता है तो हम लोग देख के प्रभावित होते थे। बिल्कुल। कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट है, पहले नीली बत्ती लाल बत्ती गाड़ियों के जैसे लगते थे। हाँ। देखते रहते थे हम लोग, तो उनसे हम लोग थोड़े से प्रेरित होते थे कि हमें भी ऐसा मौका मिले जहाँ पे मान सम्मान मिले, हमारे साथ भी कुछ लोग रहे, हम लोगों की सेवा कर सके बड़े स्तर से। फिर मैं एमबीबीएस कर ही रहा था साथ में, बाद में कोविड जैसी एक महामारी आई। बिल्कुल, 2019 में जो कोविड आया, जिसमें मुझे यह महसूस हुआ कि जिस फील्ड में मैं हूँ यहाँ भी वो सेवा का मौका मिल सकता है, और जिस फील्ड में मैं हूँ यहाँ से और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं एमबीबीएस और अपने मेडिकल प्रोफेशन पर ही फोकस किया। और क्योंकि देखिए, सिविल सेवा भी उसका अपना अलग महत्व है और जो मेडिकल का सेवा है उसका भी अपना एक अलग महत्व है। अगर नियमतः देखा जाए तो दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं लोगों के लिए। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी, लोग कहते हैं कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, संज्ञा से लोग नवाजते हैं डॉक्टरों को, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग ह्यूमन लाइफ को सेव करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप डेली लाइफ में मेडिकल पेशे के अंदर आप देखते हैं कि पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत होती है, तो आप उसके बीच जैसे जो यूपीएससी का जो एक जज्बा है, जो आईएएस पीसीएस बन के जो लोगों के बीच सर्विस दी जाती है, वो कहाँ तक काम आती है उसमें? देखिए, जैसे जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जैसे इसमें भी कई प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग विभाग हैं। कोई मेडिकल फील्ड में, जैसे मैं फोरेंसिक मेडिसिन इसीलिए चूज किया क्योंकि पब्लिक से आपका टच बना रहे। बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए, एक प्रकार से जो फोरेंसिक मेडिसिन है उसमें भी हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मेडिकल रिपोर्टिंग होती है, जिस हिसाब से पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, इन सब में हमें उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है जो वंचित रह जाते हैं। ठीक, मरणोपरांत भी हम उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेरित किया कि भले ही चलिए मैं यूपीएससी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता हूं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकता हूं, उनकी सेवा कर सकता हूं, उन्हें न्याय दिला सकता हूं। डॉक्टर साहब, हमारे पहले सेगमेंट का दूसरा सवाल आपके ट्रस्ट के ऊपर है। आपका जो ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट है, आप जिसके फाउंडर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस ट्रस्ट की स्थापना का विचार आपके मन में कैसे आया, और थोड़ा सा हमें ट्रस्ट के कार्यों के बारे में भी बताएं, और इसका ऑब्जेक्टिव, आगे इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया संदीप जी कि मैं गांव का निवासी हूँ, तो गांव में बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो अगर चाहे न चाहे हम अनदेखा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास संसाधन है तो आप समाज में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाएं। तो उन्हीं के चलते मैं पहली बार रक्तदान जो किया था 2016 में किया था। उस समय मैं एमबीबीएस में 2014 में एडमिशन ले चुका था। सेकेंड ईयर का समय था, उस समय ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो मतलब मेरे किसी रिलेटिव को, तो मैं पहली बार ब्लड बैंक गया था। तो ब्लड बैंक में देखा भाई किस तरीके की जरूरतें होती हैं लोगों की और कितनी बड़ी नीड होती है। तो वहीं से एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग भी शुरू करें। तो ऐसे करते करते फिर मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुए। साथ ही जो ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मेडिकल राहत शिविर लगाना शुरू किए हम लोग, जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों को फायदा हुए। इवन ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो पूरी तरह से वंचित थे इलाज से, जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें हाइपरटेंशन है, उनको शुगर की बीमारी है, जो मतलब आम इस समय जो आम है एकदम,
हर व्यक्ति अपना जांच करा सकता है, हर व्यक्ति हर कुछ करा रहा है, लेकिन कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, जो जिनके पास जब तक लक्षण दिखना शुरू नहीं होते तब तक वो अपनी इलाज के लिए नहीं आते। तो इसी सब के चलते चलते हम लोग 2016 से लगातार कार्य कर रहे थे अपने मेडिकल कॉलेज के द्वारा ही। वहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी जुड़े थे। बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ, कोविड आया। कोविड में भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे छात्रों की मदद की है, राहत शिविर लगाए, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, तो सब चीज़ें हम लोग करते आ रहे थे। फिर एक बार हमारे साथी लोग थे, विचार आया कि क्यों ना हम लोग भी अपना एक NGO ओपन करें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे लोग हमसे आके मिल सकें, जुड़ सकें और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमसे पा सकें। तो हम लोगों ने 2022 में इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें 10 कोर मेंबर थे और सब लोग नियमतः सभी से लगातार कार्य कर रहे हैं समाज सेवा में, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम है जो मतलब मुझे लगता है कि भारत के जितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं सभी को करना चाहिए। महिलाओं में पैड बैंक मतलब माहवारी सुरक्षा के लिए जागरूकता, जिसके लिए हम लोग नारी सुरक्षा पैड बैंक की स्थापना की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमने उसी के लिए रखा है क्योंकि देश और दुनिया की आधी आबादी का सवाल है दोस्तों। तो नारी सुरक्षा पैड बैंक जैसी मुहिम डॉक्टर साहब की समाज के हित में है। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सेगमेंट का पहला सवाल हम आपसे करेंगे आपकी MD की जो स्पेशलिटी है फॉरेंसिक मेडिसिन, उसके बारे में आप बताएं कि फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे जटिल विषय में आपकी विशेषज्ञता है और आम जनता फॉरेंसिक के बारे में सिर्फ इतना जानती है कि पोस्टमार्टम होता है और इसके जरिए जो भी चीज़ें होती है, बहुत कम जानकारी फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में लोगों को है। लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है जो है फॉरेंसिक मेडिसिन। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक तो जो आपकी स्पेशलिटी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपको बहुत सारे लोग इसमें रुचि लेते होंगे कि आखिर फॉरेंसिक मेडिसिन में MD होना क्या होता है। देखिए, आपका कहना सही है संदीप जी कि फॉरेंसिक मेडिसिन भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये फॉरेंसिक शब्द जानते हैं कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे भाई शो भी चलते हैं इस पे, भाई सब लोग जानते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। उसी कड़ी से जुड़ी हुई एक ब्रांच है फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। जैसे असॉल्ट के केसेस हो गए, मारपीट के हो गए, कोई चोट लग गया किसी को, किसी प्रकार का जैसे रेप विक्टिम वगैरह हो गए, इन सब का एग्जामिनेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट ही अपने निगरानी में करते हैं। और जिन्हें जरूरत पड़ती है कि और अदर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो उनको वो लोग इनवाइट भी करते हैं कि इनको आप देखिए। साथ में पोस्टमार्टम जो होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पोस्टमार्टम जो होता है वो एक न्याय दिलाने का तरीका होता है, जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे पैटर्न ऑफ डेथ हो गया, मोड ऑफ डेथ हो गया, कॉज ऑफ डेथ हो गया, किस प्रकार से हुई, कैसे चोट लगी, ये सब चीज़ें हमें पता लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो संदिग्ध अवस्था होती है, जैसे कहा जाता है कि संदिग्ध अवस्था में जो चीज़ें मिलती हैं हम उन्हें रूल आउट करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे हमारा रोल आता है। और एंटीमार्टम, जैसे जो जिन डेथ केस में पोस्टमार्टम हो गया, एंटीमार्टम जो होता है जो हम लोग जीवित व्यक्तियों में करते हैं, उनमें भी जो इन चोटें किस तरीके की लगी हैं या कोई रेप विक्टिम है या किसी भी प्रकार के जो मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, पॉइजनिंग के हो गए, हैंगिंग के हो गए, साइकेट्रिक केसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग को भी देखना रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन में MBBS होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग सीधे न्याय दिलाने का एक तरह से कार्य करते हैं। एक समझिए कि कोर्ट कचहरी में जो केसेस चलते हैं वो अलग बात है, लेकिन पहले आप लोग ही इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को मुकाम तक पहुंचाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, अब आप ये बताएं कि मुझे आपसे भी प्रेरणा मिली, इसीलिए हाल ही में मैंने आपके जो है कि आपसे मोटिवेटेड होकर के ही मैंने भी रक्तदान किया है। आप 32 बार रक्तदान कर चुके हैं और आम नागरिकों में ये धारणा होती है कि रक्तदान करते ही आप कमज़ोर हो जाएंगे। कोई अगर रक्तदान करके अपने घर जाता है तो घर वाले बहुत डांटते हैं, लोग चोरी छुपे रक्तदान करते हैं। बहुत सारे केसेस मिलते हैं हम लोगों को। तो रक्तदान को लेकर के आज जो लोगों में भ्रांतियां हैं, बहुत सारे युवा, मुझे लगता है कि 10-5% लोग ही खुल के रक्तदान करते हैं। बहुत सारे युवा जो आपको देख रहे हैं उनमें जो भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर के, एक तो आप उसे दूर करने का काम करें। डॉक्टर होने के साथ साथ ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से आप एक सोशल वर्कर भी हो जाते हैं। तो आप बताएं कि जो
ब्लड डोनेशन को लेकर के लोगों के मन में एक उपापोह की स्थिति रहती है, उसे दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो संदीप जी ये सबको जानना जरूरी है कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी दान करिए आप, भाई किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी को अनाज दे सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन देना एक, मुझे तो नहीं लगता है कि उससे बड़ा कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई रक्तदान जो है जीवन दान की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और रक्तदान इसलिए जरूरी है कि अब तक हमारे विज्ञान ने रक्त का निर्माण नहीं कर पाया है, जो साइंटिफिक तरीके से रक्त का निर्माण हो सके। तो जो रक्त होता है वो हम डोनेट करके ही किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लोगों में जो डर बना रहता है। देखिए, रक्तदान से किसी प्रकार का हमारे शरीर में नुकसान नहीं होता। ठीक है, रक्तदान से बल्कि ये है हमारे शरीर में नवीनीकरण होता है हमारे कोशिकाओं के, जैसे रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए, ये सब चीजें हो गए, और जितने भी प्रकार के सेल्स हैं, जितने भी प्रकार के हीमोग्लोबिन है, सब कुछ एक बार नवीनीकरण होता है और हमारे बोन मैरो एक्टिव रहते हैं। अब जैसे अगर भरा पड़ा रहेगा तो भाई बोन मैरो लिमिटेड काम करेगा, जब डिमांड आएगी तो बोन मैरो और एक्टिव हो जाएगा, तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। एक तरह से एक ज्यादा जरूरी है शरीर तो एक हमारे शरीर में नवीनीकरण का प्रोसेस ज्यादा होने लगता है। जो हमारा एक लिमिटेड होता था, जितनी नीड है हमारी बॉडी को, उतनी जब हम अपनी बॉडी की नीड बढ़ाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में नवीनीकरण का प्रोसेस और तेजी से हो जाता है। अब बात आती है लोगों में, आपका कहना सही है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करते ही कमजोरी आ जाएगा, ब्लड डोनेट करते ही चक्कर खा के गिर जाएंगे, अपना खून हम किसी और को क्यों दें? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, अपना खून हम किसी और को क्यों दें? ठीक है, कोई बोलता है हमारी मम्मी नाराज हो जाएंगी, कोई बोलता है कोई हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो भाई एक चीज आपको समझना है, आपका शरीर है, ठीक है, जैसे आप जिम जाते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आप जितना ब्लड का निर्माण अपने शरीर से कराएंगे उतना एक्टिव रहेगा सब कुछ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो जिस तरीके से आप जिम करके आप बॉडी का पूरा अपना नवीनीकरण या शेप देते हैं, उसी तरीके से आप जो है ब्लड डोनेट करके नवीनीकरण कर सकते हैं अपनी कोशिकाओं का, अपने सेल का, अपने ब्लड का। तो अब बात जहां आती है कि कमजोरी इन सब चीजों का, तो मात्र आप अपने खून के हिस्से का अगर नॉर्मली एक पर्सन का देखा जाए 60 किलो का आदमी है तो उसमें लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो हम 1 यूनिट ब्लड जो डोनेट करते हैं 350 से 450 ml करते हैं, जो अगर हम देखा जाए हमें तो 8% से 8% ब्लड हम डोनेट करते हैं। तो उतनी ज्यादा हम लोग डोनेट नहीं करते हमारे शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत आए। इवन हमारा एक स्प्लीन ऑर्गन होता है जो उतना ब्लड स्टॉक में रखता है। ठीक है, आप ब्लड डोनेट करेंगे, 5 मिनट रेस्ट करेंगे तो आपके शरीर में फिर से उतना ही ब्लड पाया जाएगा। क्या बात है, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, नहीं पता है। तो मतलब बॉडी अपने हिसाब से एकोमोडेट कर लेती है हर चीज। ठीक है, तो इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। हाँ, एक कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए ब्लड डोनेट करने से पहले कि आप भरपूर खाना खा के रखिए, पानी का सेवन करके रखिए। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर से फ्लूइड निकलता है 350 या 450 ml जो फ्लूइड निकलता है हमारे शरीर से निकलता है। तो उससे जो है अगर आप खाना पीना खाए रहेंगे, पानी वानी बढ़िया से पिए रहेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बस ब्लड डोनेट होता है, मात्र 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है। आप 5 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य में लग सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कितनी आसान प्रोसेस है और बहुत आसान चीज है, बट लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। और मैं जब आपके ब्लड डोनेशन ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि वहाँ एक कोट लिखा था कि 1 यूनिट ब्लड से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो कितना अच्छा कार्य है। डॉक्टर साहब, अब हम जो ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट है उसके बहुत जो नोबेल कॉज है जिसका आपने जिक्र भी किया, नारी सुरक्षा ब्लड बैंक, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दुनिया की आधी आबादी का सवाल है और हमारे आपका जो जन्म है वो भी उसी से निर्धारित होता है। तो इसको लेकर के पैड या पीरियड्स को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियां क्यों रहती है या लोग शर्माते क्यों हैं इतना बात करने में? जैसे कि आप जानते हैं कि पर्दा प्रथा का पूरा हमारे देश में कल चल रहा था पहले, जिसमें महिलाओं को हर तरीके से पर्दा प्रथा में रखा जाता था, एक तरह से प्रतिसत्तात्मक जो समाज था। जी, लेकिन अब जो है हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाएं जो है बराबरी के टक्कर ले रही है। लेकिन जो है धारणाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, इवन मैं तो शहरी क्षेत्रों में भी देखता हूँ, धारणाएं वही बनी हुई है अभी भी। ठीक है, पीरियड मतलब गंदगी है, पीरियड मतलब कि उसको छूना नहीं है, किचन में नहीं जाना चाहिए, अभी भी बहुत जगह धारणाएं मिलती हैं। हालांकि बहुत जगह हम लोग इस पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जो अर्बन स्लम एरियाज में आते हैं,
जहाँ पे उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अपने माहवारी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे सके। बिल्कुल। कारण बहुत सारे कारण हैं। कारण ये होता है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिला है, या प्रॉपर तरीके से जागरूकता नहीं उनके अंदर, ठीक है, या उनके जो परिवार में हैं लोग वो उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं कि भाई जो माहवारी के समय ब्लड निकलता है वो कचरा नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है, देखिए कि भाई जो गर्भाशय होता है उस नवीनीकरण होता है उसका हर महीने। अब उसी गर्भाशय से सब लोग पैदा होते हैं, लेकिन ये धारणा पता नहीं क्यों बनती चली आई। अब तो बदलाव आ रहा है। मैं तो भाई जब से देख रहा हूँ इधर भी जो 10 से 15 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया है माहवारी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें विचारात्मक विरोध था, कई तरीके के भ्रम थे, कई तरीके के मिथ थे। एक लोग ये भी कहा करते थे कि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो महिलाएं अशुद्ध रहती हैं, सभी लोग, बहुत लोग कहते हैं। अभी भी लोग अभी भी ऐसे, अगर आप जाते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखने को मिलता है, कोई वो नहीं। और आप जैसे, मैं तो व्यक्तिगत तरीके से जब नारी सुरक्षा पैड बैंक की शुरुआत की थी मैंने, तो मैंने सबसे पहले 5 गांव चिन्हित किए जिसमें महिलाओं को चिन्हित किया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, या जो ऐसे समुदाय से बिलोंग कर रही थी जिनके यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भाई कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या जो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर पाया हो। तो ऐसे लोगों में हम वहाँ ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। वहाँ पे अभी भी ये धारणा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते इस विषय पे, महिलाएं खुद, क्योंकि इतना ज्यादा विरोधाभास है इस मैटर पे कि आपसे बात ही करना नहीं चाहते। इवन वहाँ के जो पुरुष लोग थे वो विरोध करना शुरू कर दिए, ये क्या बात करने चले आए। जब आप विशेष कर ये चुनौती रूरल एरियाज में ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही उसी पे था। तो मतलब इवन एक जगह तो हमें कार्यक्रम ही नहीं लगाने दिया गया। ये आप प्रयागराज जिले की बात कर रहा हूँ। और ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट और किन किन जिलों में चलता है? अब एक अलीगढ़ में हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ पे भी इन्हीं सब विषयों पे कार्य किया जा रहा है। और प्रयागराज के जब आप रूरल एरिया की बात कर रहे हैं कि लोगों ने विरोध किया कि वहाँ मतलब कैंप ही नहीं लगने दिए। जी, मतलब विरोध यही हुआ कि आप लोग आए हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, हमारी महिलाएं के फोटो इधर उधर जाएंगे। हमने कहा भैया हम किसी तरीके का फोटो नहीं लेंगे। हमारा जो बेसिक थीम है, हमारा जो बेसिक प्रयास है कि लोगों तक हम जागरूकता पहुंचाएं कि किस प्रकार से आप माहवारी की जो सुरक्षाएं हैं उनको अपनाएंगे, किस प्रकार से पैड यूज किए जाते हैं, किस हिसाब से पैड का निस्तारण किया जाता है, फेंका जाता है, यही सब हमें समझाना है लोगों को, जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग। ठीक है। और साथ में हम लोग भाई अपने सामर्थ्य अनुसार पैड भी उन्हें निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे थे एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, जिससे एक बार उनकी आदत लग सके। और देखा जाए तो कहीं बहुत बड़ा खर्च नहीं है, 35 से 40 रुपए में 1 महीने का पूरा पैड आ जाता है। लेकिन लोगों के बीच में जो धारणाएं हैं उससे वो उठ नहीं पा रहे हैं और उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जिसके लिए हम लोग प्रयास किए, 12 गांव हम लोग कवर किए हैं अब तक। अभी आप लोग कंटिन्यूअसली चला रहे हैं? जी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा है, थोड़ा पर्सनल लाइफ के कारण। तो लेकिन ये है, अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश यही है कि भाई हम जितना लोगों तक पहुंच सकें। हमारा इस मुहिम में जो बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जितने, उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा जाने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा किशोरावस्था की बच्चियां हैं। जी, अगर हम वहाँ उन्हें एजुकेट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक मास को कवर कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। मैं 1 गांव जाऊंगा, 2 गांव जाऊंगा, उसमें कोई किसी कारण से हमें अटेंड नहीं कर पा रहा है, कि किसी कारण से कोई पुरुष अपने घर में पुरुष के कारण अटेंड नहीं कर पा रहा है हमें। लेकिन स्कूल एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है कि जहाँ पे अगर हम बच्चियों को उनको एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि माहवारी सुरक्षा को कैसे अपनाया जाए, किस तरीके से हम इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये एक पुरुषों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यदि पुरुष इस बारे में सोचेंगे तो महिलाओं को आप जितना सहज करवा पाएंगे, ये बीमारी उतनी दूर होगी। बिल्कुल। ये जो हम लोग इसको एक टैबू बना के रखे हैं, इसको एक तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में पुरुष जो है कि मेनली इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम चलेंगे थोड़ा सा मेडिकल एग्जाम्स के अंदर जो थोड़े बहुत घोटाले और पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं उसकी तरफ। तो हाल के वर्षों में आपने देखा नीट जैसी परीक्षाओं में घोटाले और पेपर लीक की खबरें बहुत तेजी से आई। तो एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या मानते हैं कि इन घोटालों का जो भविष्य के डॉक्टर हैं उनकी गुणवत्ता पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? साथ ही आम नागरिक का जो डॉक्टरों के ऊपर भरोसा है वो कितना डैमेज होगा? देखिए संदीप जी, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं झेलने को मिली नीट एग्जाम को लेकर।
यूजी एग्जाम हो चाहे पीजी एग्जाम हो, दोनों में, ठीक है, पेपर लीक की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा तो यह मानना है कि इस पे विशेष कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है देश के भीतर, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीट यूजी का जो एग्जाम है देश की सबसे बड़ी परीक्षा हो चुकी है, और एक यह ऐसा परीक्षा है जिससे आए हुए लोगों के जान के साथ अपना स्किल यूज करेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। कोई ट्रीटमेंट देगा, कोई सर्जरी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, अगर वहां पे क्वालिटी नहीं आ पा रही है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ होगा। जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उस स्किल के साथ रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेपर लीक की वजह से वो लोग आ जाते हैं सिस्टम में। इवन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ आता भी नहीं लेकिन आ जाते हैं सिस्टम में, देखने को मिलता है आम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्थ सिस्टम की गुणवत्ता है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों की जान के साथ सीधे इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, ठीक है, कोई क्रिटिकल केयर में है, कोई सर्जरी में है, कोई किसी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो हर तरीके के लोगों की जिंदगी जुड़ी रहती है, जिस पे हमारा कहना यही है कि भाई इस पे विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर के। आप जानते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में व्यापारीकरण, जो कमर्शलाइजेशन है, वो तेजी से बढ़ रहा है। एक आम नागरिक के लिए इलाज और खर्च के बीच की जो खाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे पाटने के लिए मेडिकल सिस्टम के अंदर क्या बड़े बदलाव आपके नजर में होने चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव तो राइट टू हेल्थ है। सरकार को अगर देखा जाए तो हर नागरिक के स्वास्थ्य को अधिकार देना चाहिए। हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, उनको मजबूत करके, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर हैं उनको मजबूत करके उनमें पोस्टिंग करके डॉक्टरों को वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे एक गरीब से गरीब आदमी भी उस चिकित्सा का लाभ उठा सके, एक अमीर से अमीर आदमी। क्योंकि अगर जो ये प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, इसमें अमीर या कहें जो भी हैं, जिनके पास पैसे हैं, सीधे शब्दों में अमीर तो एक अलग क्लास हो जाता है, जिनके पास पैसे हैं वो सहज हो सकता है इलाज कराने के लिए, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो वंचित रह जाते हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत सारे, मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले हम लोगों को शिविर में, जो हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जिन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हम शहर जाएंगे, इलाज कराने जाएंगे तो हमारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, जांच लिख देगा डॉक्टर, दवाई महंगी लिख देगा, हर तरीके का दिमाग में बैठा है। तो इस पे कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अब उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी एक्टिवली जब काम जब हो जाएगा तब लोगों को थोड़ा सा इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तक हमने कई मुद्दों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और समग्रता में बात की। अब थोड़ा सा हम इस बातचीत को लाइट करते हैं। अब आपसे कुछ झटपट सवाल होंगे, जिसे हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं, और इस राउंड में हम 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेंगे और इसका उत्तर आपको बस 1-2 लाइनों में दे देना है। किसी सवाल का जवाब अगर आपको लगे कि थोड़ा लंबा देना है तो उसकी मैं सिर्फ आपको लिबर्टी देता हूँ, सीमित आज़ादी नहीं दूंगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि इंसानियत का पर्याय आपके लिए ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? देखिए, इजी टू अवेलेबिलिटी, हर इंसान के लिए अगर आप आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आपके लिए सबसे बड़ा शिक्षक कौन? मेरे लिए सबसे बड़ा शिक्षक किताब है, उसके बाद हमारा अनुभव। बहुत बढ़िया। करियर और सेवा के बीच अगर आपको 24 घंटों में से किसी एक को चुनना हो तो आप कहाँ ज्यादा समय लगाएंगे? देखिए, ये तो पूरा ऐसा प्रश्न है, हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि सबसे पहले हमें करियर चूज करना चाहिए, उसके बाद से। डॉक्टर साहब, बदलाव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? संसद से या स्वयं के घर से या स्वयं से? नहीं, बदलाव की शुरुआत तो पहले स्वयं से होनी चाहिए, फिर स्वयं के घर से, और मौका मिले तो संसद से। क्या बात है। हमारा रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल है कि भारत के हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर एक चीज जो आप ओवरनाइट बदलना चाहते हैं? मैंने आपसे पहले भी बोला, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ। अगर सबको आसानी से इलाज की सुविधा मिल जाए तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो डॉक्टर साहब, अब हमारी बातचीत है वो अंतिम पड़ाव की तरफ है और हमारा आखिरी सेगमेंट है। इसमें हम 2 सवाल आपसे करेंगे जो सीधा कहीं न कहीं जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि आम नागरिक अक्सर महंगी दवाओं से परेशान रहता है जी। क्या जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं
वो उतनी असरदार होती हैं जितना आम मेडिसिन जो होती हैं? एक आम आदमी कैसे तय करे कि वह सही इलाज पा रहा है या नहीं? देखिए, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं उनकी गुणवत्ता पे कोई सवाल नहीं रहता। ठीक है, पेटेंट दवाइयाँ जो बोलते हैं हम लोग, पेटेंट होता है कोई कंपनी ने जिसने डिस्कवर की, लॉन्च की, उसके पास पेटेंसी होती है। लेकिन जो एक समय के बाद वो सॉल्ट जो है और भी कंपनियों को अवेलेबल कराई जाती है, जिन्हें हम जेनेरिक, ठीक है। तो जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, ये है कि कोई भाई ब्रांड जो होते हैं जेनेरिक दवाइयों को, उनको एक बार उनका आकलन जरूरी होता है कि हम किस कंपनी का ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो देख लें। बल्कि बाकी जो है जेनेरिक दवाइयों को जो ड्रग लाइसेंस द्वारा प्रमाणित किया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वहां से भी शायद जेनेरिक दवाएं ही बिल्कुल, मिलती हैं। बहुत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है, जहाँ पे हमें जेनेरिक दवाइयाँ जो सस्ती रेट पे मिल जाते हैं, जो पेटेंट के नाम पे जो बहुत बड़ा रेट देखने को मिलता है, वहाँ से उनके मुकाबले करीब 70 से 80% कम दामों में हमें दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती है वहाँ से। तो जेनेरिक पे भी आदमी जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम प्रिवेंटिव हेल्थ, जो बीमारी से बचाव, उसको भूल गए हैं या उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। समाज के अनुभव के आधार पर आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या बुनियादी सलाह देना चाहते हैं? देखिए, ये तो मुझे तो लगता है जितने भी लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे सबको ये सलाह दी जाती होगी। प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है कि हमें बीमारी से कैसे बचा जाए उसके बारे में जानकारी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, लगभग सभी लोग ये सलाह पाते होंगे कि इसका खान पीन न करें, इस तरीके का एक्सरसाइज करें, इस तरीके से दवाइयाँ लें, गलत दवाइयाँ न लें, हर तरीके का उनको बताया जाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है लोगों में, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल, आज के ज़माने की जो लाइफस्टाइल होती जा रही है, इससे हम कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य पे, अपने शरीर पर ध्यान देना भूल चुके हैं। छोड़ने की बात अलग है, हम भूल चुके हैं। जैसे लोग दौड़ते दौड़ते पिज्जा खा के ऑफिस चले जा रहे हैं। बिल्कुल वही चीज है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि भाई आज की जो इतनी फास्ट जिंदगी हो गई लोगों की, कि वो लोग अपना समय केवल बचाना चाहते हैं किसी तरीके से। शॉर्ट स्टेप उठाना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे पहले के समय में क्या था कि जिनको एक्सरसाइज करना है वो खुले आसमान के नीचे आराम से, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज होते हैं, पेड़ होते हैं, गार्डन होता है, घास पर पैर रख के एक्सरसाइज करते थे। लेकिन आज जिम में जा रहे हैं सब। तो हमारा समय बचाने का एक तरीका हो गया कि हाँ चलो वहां पर कौन जाए, लान में कौन जाए, अपना दूर जाने लगेगा, ये होगा, जिम चले गए, अपना करके चले आए, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करके चले आए। अब और चीजें देखें, जैसे खान पीन में हो जाए, खान पीन में इतना ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप पिछले 2 दशकों से अगर देखें तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भले और सुविधाएं पहुंचे न पहुंचे, लेकिन फास्ट फूड वाली जैसी सुविधाएं पहुंचे। स्विगी और जोमेटो नहीं, स्विगी जोमेटो तो अलग चीज है। फास्ट फूड, जैसे कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई ये सब चीज कर रहा है, तले भुनी चीज ज्यादा आ रहे हैं, चाउमीन, मैगी, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं हर जगह। फूड चेन के अंदर ये सब चीजें ज्यादा, फूड चेन के अंदर भी उसके बाद एक टेस्ट चाहिए लोगों को। तो लाइफस्टाइल में धीरे धीरे उनका फूड, उनका एक्सरसाइज का तरीका, उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज बदलाव हुआ है स्लीपिंग हैबिट। ठीक है, जहां पर कोई व्यक्ति पहले के समय में मैक्सिमम लोग जो होते थे 4 से 5 बजे तक उठ जाते थे भोर में, और 8 से 9 बजे तक सो जाते थे। तो उस लाइफस्टाइल में अब आज के समय में मोबाइल फोन घुस गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण घुस चुके हैं, जिनमें हमारा समय कब रात का बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेट नाइट आजकल लोगों को सोने की आदत होगी, जिससे उनकी स्लीपिंग हैबिट भी धीरे धीरे गड़बड़ होती जा रही है, जिससे सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर पे। किसी को ओबेसिटी हो जाती है, किसी स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, किसी तरीके बहुत सारे साइकेट्रिक चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किसी का लेट नाइट तक जग गया तो ऑफिस में उसका काम गड़बड़ हो रहा है, कोई लेट नाइट तक जग गया, दिन में जल्दी जाना पड़ रहा है, उसकी एजुकेशन उससे खराब हो रही है। भाई बहुत सारी समस्याएं लाइफस्टाइल से बदलती चली जा रही हैं। अब फूड का जो है लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि जो हम शरीर में अपने डाल रहे हैं, शरीर का रिस्पांस उसी तरीके से रहेगा। कचरा डालेंगे तो आपके शरीर में कचरे ही भरते चले जाएंगे। एक्सरसाइज का क्या है, एक्सरसाइज में जिस तरीके से पहले नेचुरल हवा जो मिलती है हमें सुबह सुबह का, क्योंकि देखा जाए तो सुबह का मौसम ऐसा होता है कि उसमें ओस की नमी होती है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज एयर होता है, हर चीज होता है, मतलब उसको आप इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी तरोताजा होती है, जो आप दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ करोड़ों लोगों का सवाल है बहुत। अब अंत में मैं, चूंकि आप एक सफल डॉक्टर हैं और समाजसेवी भी हैं, तो
तो हम जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ ऐसा आपका गोल्डन रूल जिससे लोग सफल हों। आप इतने सफल कैसे हैं, कौन सा रूल अपनाते हैं? देखिए, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। पहली चीज तो अगर आप कोई अपना सपना सजो के रखे हैं तो उसको अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो सफलता है। और रही बात अगर युवाओं को, तो मेरा ये मैसेज जाता है कि आप नियमित बनिए, लगातार काम करिए, जिस चीज पे आपका फोकस है उस पर काम करिए। बहुत सारे युवाओं में, जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलता हूँ और भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, तो मैं देखता रहता हूँ कि कई लोग कई रास्तों में भटक जाते हैं। लोगों को लगता है कि यार बिहार पीएससी की भी आई है सीट, उस पर भी तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी की सीट आई है उस पर भी तैयारी कर लेते हैं, यूपी पीसीएस का सीट आया उस पर भी तैयारी कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर फोकस्ड हैं, एक चीज पे फोकस्ड है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज पे फोकस के साथ अगर आप नियमित हैं, अगर आपने ठान लिया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, तो आप वो 6 घंटे रोज पढ़िए। उस 6 घंटे के अलावा ही आपकी लाइफ होगी। बिल्कुल। अगर उस 6 घंटे के अलावा अगर मतलब आपकी लाइफ में उस 6 घंटे को भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब आप सफलता पे फोकस नहीं है, आप अपने एम पर फोकस नहीं है। जो आपको चाहिए उस पर फोकस्ड होने के लिए आपको नियमित बनना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़िए, जरूरी यह है 6 घंटे रोज पढ़िए, यानी कि कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, मुझे लगता है डॉक्टर साहब के साथ आज की जो बातचीत है वो आपको बेहद प्रेरक लगी होगी और डॉक्टर साहब ने भी एंजॉय किया होगा बातचीत को। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे और डॉक्टर साहब से फिर कभी जब भी मौका हमें मिला तो बातचीत जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।